पिछली क्लास की तरह ये क्लास भी आपका हिंदी की क्लास होने वाला है और ये क्लास आपकी 11 जनवरी 2023 को जो सीटेट का एग्जाम हुआ था उसके हम हिंदी के क्वेश्चन जो है यहाँ पे कवर करेंगे और जो गद्यांश वाले पोर्शन है हम 1 से 9 तक उसको देखेंगे और 10 से 15 तक जो है आपके काव्यांश के पोर्शन को हम कवर करेंगे। तो उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा जो भी लोग चैनल पे नए हों या पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। अगर क्लास अच्छा लगे तो प्लीज़ क्लास को एक लाइक करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। दिया निर्देश 1 से 9 ये पढ़ने के और उसके विकल्प चुनने को दिया गया। यहाँ से गद्यांश आपका शुरू होता है, पढ़ते हैं। 1000 वर्षों से मनुष्य नदी की ओर खींचता चला आया है, केवल इसलिए नहीं कि वह हमारी और हमारे खेतों की प्यास बुझाती है, बल्कि इसलिए भी कि वह हमारी आत्मा को भी तृप्त करती है। संसार की सभी प्रमुख संस्कृतियों का जन्म नदियों की कोख से ही हुआ है। भारतीय संस्कृति गंगा की देन है। अंत में नदी समुद्र में जा मिलती है। पानी जहाँ से चला था वापस वहीं पहुँच गया। कभी नदी न समाप्त होने वाली एक निरंतर रचना है, एक ऐसी शक्ति जो नित्य पुनर्जीवित होती रहती है। किंतु नदी एक अस्थिर मित्र है। हजारों वर्षों से वर्षा ऋतु में नदी तट के निवासियों को बाढ़ का प्रकोप भी झेलना पड़ता है। नदी का पानी उफन पड़ता है और तटबंधों को, देखिए यहाँ पे दिया है कि तटबंधों को तोड़ता हुआ गांव के गांव बहा ले आता है। क्या दिया है? गांव के गांव बहा ले आता है। तो ये आपका गद्यांश रहा। अब इस गद्यांश के आधार पे हम 1 से 9 तक के क्वेश्चन को करेंगे और देखिए कितने शानदार तरीके से हम करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया है कि संस्कृति का जन्म होता है। संस्कृति का जन्म अभी हमने पढ़ा है कि संस्कृति का जन्म कहाँ होता है? नदियों के किनारे से होता है। कहाँ से? नदियों के किनारे से होता है। तो नदियों के किनारे आपका सी ऑप्शन। तो इस तरह जो आपका है पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दूसरे नंबर का दिया है। क्या दिया है कि भारतीय संस्कृति, ये जो खाली स्थान है यहाँ भरना हमें, की देन है किसकी? समुद्र की, खाड़ी की, यमुना की या गंगा की? तो आप सभी जानते हैं, अभी हम पिछले क्लास में पढ़े हैं, वो गंगा की देन है। किसकी देन है? गंगा की देन है। तो इसको आप गंगा यहाँ टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। दिया नदी को अस्थिर मित्र क्यों कहा जाता है? नदी को अस्थिर मित्र क्यों कहा जाता है? इसका मैं डायरेक्ट रीजन बता दूं कि बाढ़ बनकर नुकसान पहुंचाती है, इसीलिए अस्थिर मित्र कहा जाता है इसे। ठीक है, बाढ़ बनकर नुकसान पहुंचाती है। फिर बात करेंगे हम नदी क्या नहीं है। नदी देखिए अस्थिर मित्र तो है ही, पुनर्जीवित करने वाली भी है और संस्कृति का उद्गम स्थल भी है। क्या है? संस्कृति को उद्गम स्थल भी है। ये देखिए इसमें दिया है कि पुनर्जीवित करने वाली जो है ये नहीं है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। देखिए ध्यान से, निरंतर रचना ये है आपका, संस्कृति का उद्गम स्थल भी है और अस्थिर मित्र भी है। जो आपका नहीं है वो सिर्फ पुनर्जीवित करने वाली नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शन भिन्न है। पांचवें की बात करेंगे। गद्यांश के अनुसार हमारे जीवन में नदी का बहुत महत्व है। बहुत महत्व इसलिए है क्योंकि, किस लिए है? वह मीठा पानी देता है या सदा बहती रहती है। सी है केवल वह खेती का आधार है और डी है जल ही जीवन है। तो आपका जल ही जीवन है, इसी की वजह से हमारे जीवन में नदी का बहुत महत्व है। बात करेंगे छठवें क्वेश्चन की, जो दिया है कि मानव नदियों को केवल इसलिए महत्व नहीं देता है कि वह खेतों की सिंचाई में मदद करती है, हमारी आत्मा को तृप्त करती है, संस्कृति को जन्म देती है और निरंतर बनी रहती है। तो पहला ऑप्शन देखिए, खेतों की सिंचाई में मदद करती है। ये लाइन जो था हम पढ़े थे गद्यांश में। अगर बात करेंगे 7वें क्वेश्चन की, तो पानी कहाँ से चलकर कहाँ पहुँच जाता है? अभी देखिए आप सभी जानते हैं कि नदी से पहुँचकर पानी नदी से चलकर समुद्र तक पहुँच जाता है। देखिए इसमें देखिए समुद्र से समुद्र दिया है। क्या दिया है? समुद्र से चलकर समुद्र पहुंचता है। समुद्र का पानी ही भाप बनकर बरसता है और जिससे नदियों का निर्माण होता है। तो समुद्र से समुद्र तक इसके अनुसार हम करेंगे। इसलिए मैं आपको बताया था कि जब भी आपको क्वेश्चन में डाउट लगे आप अपने गद्यांश को पढ़िएगा। अगर गद्यांश पढ़ेंगे तो गद्यांश में अगर रात को दिन कहा गया तो आप रात को दिन ही बोलेंगे। तो यहाँ देखिए समुद्र से समुद्र, ठीक है। पानी कहाँ से चलकर कहाँ पहुँच जाता है? जैसे समुद्र से ही भाप बन के उठता है और फिर नदी, बारिश होके नदियों के माध्यम से वो फिर समुद्र में ही जाके मिलता है। तो इस तरह समुद्र से समुद्र इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। बात करेंगे 8वें क्वेश्चन की, जो दिया निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? अब समझते हैं। जैसे किसी शब्द में मान लीजिए शब्द है तो इस शब्द में पहले यहाँ उपसर्ग आता है और यहाँ प्रत्यय आता है। तो चलिए चेक करते हैं 1 बाय 1 कि पहले क्वेश्चन में क्या निरंतर है। तो निधन अंतर आपका इसमें उपसर्ग लगा हुआ है। भारतीय में भारत प्लस ई, क्या है? भारत प्लस ई। तो यही जो आपका है, यही आपका देखिए भारत प्लस ई है, यानी कि ई जो है लास्ट में ई। तो यहाँ पे
प्रत्यय आपको देखने को मिलेगा और ये सही ऑप्शन है। 9वें क्वेश्चन की बात करेंगे। दिया है कि मित्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो मित्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? सखा, बंधु, अरि, संगी। तो आप सभी जानते हैं मित्र का पर्यायवाची, अगर आपको तैयारी कर रहे हैं आप तो आपके पास ज़्यादा संख्या में इसकी पर्यायवाची याद होगी। देखिए इसका जो पर्यायवाची जो नहीं है वो आपका अरि है। क्या है? अरि है। अरि का पर्यायवाची होता है क्या? जैसे दुश्मन, प्रतिद्वंदी, शत्रु, बैरी। ठीक है, क्या हो जाएगा? अरि आपका दुश्मन का पर्यायवाची है। किसका है? दुश्मन का। बाकी 3 आपके मित्र के पर्यायवाची हैं। बात करेंगे निर्देश। देखिए आपका अभ्यास दिया है, यानी कि 10वें से 15वें क्वेश्चन तक का, यहाँ तक आप क्वेश्चन के मतलब निर्देश दिए हुए हैं। यहाँ से हम पढ़ते हैं इसको। बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी धरती पाऊँ, उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं। ठीक है, बहुत दिनों सोच रहा था जो धरती पाऊँ उसमें बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं। खिले फूल फूल, चिड़िया बोले, प्यारी खुशबू डोले, ताज़ी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगो ले। हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो, फूल फल लदे अपने उपवन हो, अपनी पड़ती धरती हो। क्या हो? अपनी पड़ती धरती हो सकता है छोटी सी क्यारी हो, महक रही हो, छोटी सी खेती हो जो फसलों से दहक रही हो। तो इन जितने काव्यांश में हम शब्द देखे हैं, जैसे यहाँ पड़ती का यूज़ हो गया, दहक रही हो फसलों से, तो इन सब चीज़ों को अगर आप जोड़ देंगे, थोड़ा गौर देंगे, तो इनका यूज़ जो है हमें 10 से 15वें क्वेश्चन तक देखने को मिलेंगे आपको। 10वां क्वेश्चन दिया है कि यदि लेखक के पास थोड़ी सी धरती होती तो वो क्या नहीं करता? क्या नहीं करता? जैसे अगर उसके पास थोड़ी धरती होती तो क्या नहीं करता? वो जो करता उसको आप अलग करेंगे, जो नहीं करेगा उसको आप अलग करेंगे, तो आंसर आपको मिल जाएगा। तो देखिए आपको दिया है कि बगीचा लगाना, तो इसने तो बोला था कि बगीचा लगाता, खेती भी करने को बोला, पेड़ पौधे भी लगाता, लेकिन नहर लगाने की बात कहीं कवि ने इसमें नहीं बोली है, तो ये अलग हो जाएगा। बात करेंगे 11वें क्वेश्चन की, जो दिया है कविता में लेखक का अब ये जो प्रेम है, कैसा प्रेम झलकता है? प्रकृति, पशु, धन या परिवार? तो आप सभी जानते हैं प्रकृति का प्रेम जो है, प्रकृति प्रेम उसके अंदर झलकता है, लेखक के अंदर। देखिए अभी 12वां क्वेश्चन आपके सामने आ भी गया। परती धरती से आशय है ऐसी ज़मीन। अब आप सभी जानते हैं कि गांव देहात में जो बोला था परती है, इसका मतलब जो खाली ज़मीन हो, जो बंजर टाइप की ज़मीन हो, जिस पे कुछ बोया ना जा रहा हो, कुछ उगाया ना जा रहा हो, उसको हम परती कहते हैं। तो यहाँ परती का सेंस भी वही है। देखिए साफ साफ देखिए पहले वाले ऑप्शन को, जो बंजर और ऊबड़ खाबड़ हो, तो ये आपका नहीं है, वो ऊसर टाइप की ज़मीन हो जाती है। बी आपकी बात करें तो जिसे प्रतिवर्ष जोता, और ये जोता की जगह बोया होगा। ठीक है, ये बोया हो जाएगा आपका, जोता बोया न जाता हो। एकदम देखिए 100% 100% सही होने वाला ऑप्शन आपके यही है, जिसे मतलब हर साल से या 1 साल 2 साल से जोता या बोया ना जाता हो, उससे हम परती बोलते हैं। बात करेंगे 13वें क्वेश्चन की। दिया है कि फसलों से दहक रही हो, वाक्य में रेखांकित शब्द दहक किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ? देखिए दहक मैंने बोल दिया ना, दहक, तो दहक भी आपका यूज हो गया। दिया है कि फसल बोने के अर्थ में, फसल के पकने के अर्थ में, फसल के कच्चा होने के अर्थ में, फसल का पाला पड़ने के अर्थ में। तो आप सभी जानते हैं दहक मतलब फसल का जो पकना होता है उसे दहक बोलते हैं। तो देखिए बी वाला ऑप्शन को, फसल के पकने के अर्थ में दहक का सेंस हो सही हो जाएगा। अब बात करेंगे 14वें क्वेश्चन की, जो दिया है कि समूह से भिन्न शब्द हैं। देखिए समूह से भिन्न शब्द, छोटी सी खेती, छोटी सी क्यारी, छोटा सा उपवन और फूल फल दे। तो आप सभी जानते हैं कि किसकी बात नहीं हुई थी, हम उसकी बात करेंगे। तो फूल फल, ये दे का मतलब ये लदे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको लिख लीजिएगा, लदे, फूल फूल लदे, फूल फल लदे। तो छोटी सी खेती तो लेखक बात ही किया था, छोटी सी क्यारी की बात किया, छोटा सा उपवन भी। जो बात नहीं किया था वो फूल फल लदे की बात लेखक इस काव्यांश में नहीं किया था। अगर हम बात करेंगे 15वें क्वेश्चन की, जो इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, तो देखते हैं इसको। देखिए समान लयात्मक शब्द नहीं है। क्या है? समान लयात्मक शब्द क्या नहीं है? महक, दहक, लड़क, लहर। तो लयात्मक मतलब जिसका कोई अर्थ ना हो। तो आप ध्यान देंगे कि जो लहर है, महक है, दहक है, लड़क भी है, लेकिन अगर बात हम लहर की करेंगे तो लहर इसमें कहीं से भी इसका शब्द जो है ये काव्यांश में हमारे यूज नहीं हुआ था। और जैसे मैं बता दूं कि लहर समान लयात्मक शब्द नहीं है, महक, दहक तथा लहक समान लयात्मक शब्द हैं। देखिए जैसे
थोड़ी सी बताने में मुझसे भूल हुई है। यहाँ पे ये लहक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लहक हो जाएगा। और उसी आधार में बता दूं कि जो लास्ट के आपके राइमिंग जो मिल रहा है, जैसे महक हो गया, दहक हो गया, लहक हो गया, लेकिन जब लहर की बात करेंगे तो ये आपका थोड़ा सा भिन्न हो जा रहा है। इससे जो प्रोनाउंसिएशन है इसका लहर आ जा रहा है, लास्ट में लहर आ रहा है, देखिए इसके लास्ट में क आ रहा है, तो ये आपका भिन्न इसी तरह हो जाएगा। ये लहर जो है आपका इससे भिन्न हो जाएगा क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन तीनों से भिन्न है। और ये क्लास आपकी यहीं समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है कि बेहद क्लास को आपको अच्छा लगा होगा और एक सारे क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट थे सीटेट के नज़र से। तो अगर आप तैयारी कर रहे हो तो प्लीज़ सारे क्वेश्चंस आप जरूर देखें और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और यही उम्मीद के साथ फिर आपसे विदा लेने का समय आ गया कि आप जहाँ भी होंगे पढ़ते होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।